नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक और ज्योतिष विवेचना के लिए। आज का यह सत्र उन लोगों के लिए विशेष होने वाला है जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष का अभ्यास करते हैं या जब वो फल कथन इत्यादि करते हैं तो उस समय पर किन बातों का ध्यान रखने से उनके फल कथन प्रभावी और यथार्थ हो। इस बात के लिए एक मैं छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं। कथा यह है कि एक राजा था और अपने राजगुरु से ऐसे परामर्श लिया करता था जिससे कि उसे उसके कार्यों में सफलता प्राप्त हो। एक बार उसे कहीं जाना था। उसने अपने राजगुरु से पूछा कि कब जाऊं। उन्होंने बताया कि यह विशेष काल है, इसके अतिरिक्त यह पूरा दिन ज्यादा प्रभावी और शुभ फलदायक नहीं है, तो तुम इस समय पर जाओ। राजा चला आया, उसने समय अपने हिसाब से तय किया, लेकिन जो होनी रहती है उसे टाल पाना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं टलती है, यदि महादेव की कृपा हो जाए तो कोई भी होनी टल सकती है। राजा के मन में एक ऐसी बात आई कि ऐसा क्या है कि इसी समय पर मैं करूंगा तभी यह सफल होगा। यह ठीक है कि मैं परामर्श लेता हूं, लेकिन मेरा अपना पराक्रम भी तो कुछ है। ऐसी बातें आपके मस्तिष्क में तब आती हैं जब कुछ अनिष्ट होना होता है। अन्यथा आप अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, शास्त्रों का सम्मान करते हैं। राजा भी करता था, मगर उस एक विशेष दिन उसने अपने पराक्रम की परीक्षा करने की ठान ली। वो गया दूसरे समय में और उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप उसको फल प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां प्रश्न उठता है कि आखिर समय में यह अंतर आखिर आ क्यों गया। तो मैं आपको बताता हूं, ये समय में अंतर आ गया ग्रहों की चाल की वजह से, ग्रहों के सदैव गतिमान रहने के गुण की वजह से। एक दिन में अगर आप मोटे तौर पे लें तो लग्न बदलते जाते हैं। 24 घंटे हैं और 12 राशियां हैं जो लग्न के स्वरूप में प्रथम भाव में अवस्थित होती हैं। सबसे पहला लग्न कौन होगा सुबह, यह वर्ष में किस समय आप यह बात कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है, और उसके बाद शेष लग्न अवस्थित हो जाते हैं। और इस प्रकार से मोटे तौर पे हम देखें तो 2-2 घंटे लगभग एक लग्न प्रथम भाव में रहता है, उसके बाद अगला लग्न आ जाता है। और चूंकि ग्रहों की गति हम राशियों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो यदि लग्न बदलेगा तो ग्रह की स्थिति भी कुंडली में बदल जाएगी। कुंडली में बदल जाएगी, इसका अर्थ है कि वह आपके लिए किस भाव का स्वामी होगा, यह बात बदल जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि यह कर्क राशि की कुंडली है, कर्क राशि की कुंडली है, और मान लीजिए कि कर्क लग्न की भी, अर्थात चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, लग्न में ही बैठा हुआ है। अब कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद सिंह लग्न आ जाएगा। तब चंद्रमा कहां का मालिक हो जाएगा, द्वादश भाव का मालिक हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा आज कर्क राशि में ही है, इसलिए वहीं बैठा रहेगा। लेकिन इन दोनों कुंडलियों में बहुत बड़ा फर्क आ गया। पहली कुंडली में लग्नेश लग्न में बैठा हुआ है, स्वग्रही है। दूसरी कुंडली में द्वादश भाव में चला गया है, स्वग्रही तो है लेकिन द्वादशेश होकर स्वग्रही है। अंतर आ गया। अब मान लीजिए कि मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूं। यह तो तब की घटना जब आपने एक ही दिन में जन्म के समय में कुछ समय का अंतर आ गया, मतलब 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे का अंतर आ गया। अब दूसरी घटना, मान लीजिए कि जिस दिन की हमने कुंडली ली उस दिन चंद्रमा कर्क राशि में है और लग्न में ही बैठा हुआ है। चूंकि 2 से 2.25 दिन के बाद चंद्रमा आगे चला जाएगा। अब मानिए कि 3 दिन के बाद किसी बालक का जन्म हुआ, लगभग मोटे तौर पे, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि जब मैं पहली कुंडली की बात कर रहा हूं तो उसमें चंद्रमा कितने अंश का है और कितने समय के बाद राशि परिवर्तन करने वाला है। मोटे तौर पे 2 दिन मान लीजिए, 2 दिन के बाद मान लीजिए आपने
उसी समय पर एक दूसरे बालक का जन्म हुआ। मतलब यदि हम सुबह की बात कर रहे हैं 8:30-9 बजे की, तो लगभग उसी समय मान लीजिए कि दूसरे बालक का जन्म हुआ। 2 दिन के बाद हुआ। चंद्रमा अपनी यह राशि छोड़कर सिंह राशि में जा चुका है। अब आप सोचिए, यहां फिर अंतर आ गया। दोनों कर्क लग्न के बालक हैं। एक में लग्नेश स्वग्रही होकर लग्न में ही बैठा हुआ है और एक में लग्नेश द्वितीय भाव में चला गया है। अंतर आ जाएगा ना। यह अंतर आ रहा है ग्रहों के राशि परिवर्तन की वजह से। या अगर आप एक ही दिन में बात कर रहे हैं तो लग्न के परिवर्तन जो कि शुभ मुहूर्त की घड़ी से जुड़े हुए होते हैं उसकी वजह से। इसमें बहुत सारी बातें, हम होरा की बात कर सकते हैं, हम किसी विशेष मुहूर्त की बात कर सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली से संबद्ध करके किसी विशेष लग्न में होने वाले किसी कार्य की बात कर सकते हैं। लेकिन अपनी चर्चा को मैं उसी बिंदु पर केंद्रित करता हूं जहां के लिए मैंने इस चर्चा को शुरू किया है। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर ग्रहों का हमारी कुंडली में अलग अलग प्रभाव क्यों होने लगता है। एक दिन की चर्चा यदि आपको याद हो तो हमने यह देखा कि कौन से ग्रह कौन सी राशि के स्वामी हैं, अर्थात कहां होने पर स्वग्रही हो जाएंगे। उसमें भी कुछ ग्रह हमें ऐसे मिले जिनमें 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। उसकी चर्चा किसी अन्य दिन में करूंगा आपसे कि किस राशि के लिए विशेष स्वामित्व प्रदर्शित करते हैं। यदि अपनी 2 राशियों में से हैं तो क्या दोनों जगह उनके फल समान होते हैं, वह एक अन्य चर्चा। लेकिन आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वह करने जा रहा हूं उच्च राशि और नीच राशि की। स्वग्रही आपने समझा, स्वग्रही से ज्यादा बली वह ग्रह या ज्यादा प्रभावी वह ग्रह तब होगा जब वह उच्च राशि में होगा, उसका शुभत्व बढ़ जाएगा। और नीच राशि जिसके बारे में आप जानते हैं, चूंकि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आप सदैव इस बात से परेशान होते होंगे, व्यथित होते होंगे, सावधान रहते होंगे कि कहीं कोई ग्रह नीच राशि में तो नहीं मेरी कुंडली में। तो जब इन सब चर्चाओं को हम करने के लिए जा रहे हैं तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कहां उच्च राशि का है और किस राशि में जाने पर नीच राशि का हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम अपने फल कथन में इस ज्ञान का उपयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य मेष राशि में उच्च राशि के होते हैं, जबकि चंद्रमा वृष राशि में उच्च राशि के होते हैं। यहां पर एक और बात, उच्च राशि तो मैं आपको बता ही रहा हूं, मैं आपको एक छोटी सी अन्य बात बताता हूं। एक राशि में 30 अंश होते हैं, जिसकी चर्चा हम एक अन्य वीडियो में कर चुके हैं। 30 अंश होते हैं। 30 अंश के भी आगे अगर आप जाएंगे तो हमारे प्राच्य शास्त्र के अनुसार कला या विकला में आप गणना कर सकते हैं। एक अंश में 60 कलाएं और एक कला में 60 विकला, इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। अगर आप आधुनिक गणित के हिसाब से भी जाएंगे तो भी अंश, जिसे कि हम डिग्री कहते हैं, उसका विभाजन पुनः 60 और पुनः उसके बाद 60 में किया जा सकता है। और इस प्रकार से ही हमारे ज्योतिष में सूक्ष्मता आती है। सूक्ष्मता मैंने एक दिन और भी कहा था आपसे कि ज्योतिष का प्रमुख अंग है। यदि आप मोटे तौर पे कोई फल कथन कर रहे हैं तो वह उतना प्रभावी नहीं होता है। आपको गणनाएं करनी पड़ती हैं, सूक्ष्मता लानी पड़ती है, तब जाकर कहीं कोई विशेष फल कथन प्राप्त होता है। तो अंश की बात में मैं आपको बताऊं कि क्या सूर्यदेव मेष राशि में हर अंश पे प्रभावी होंगे? नहीं होंगे। हर अंश पे उनका प्रभाव अलग होगा। और इसीलिए जब हम ग्रहों के बलाबल की बात करते हैं तो अंश बल की भी बात करते हैं। कौन ग्रह कितने अंश पर कितना बली है, यह ग्रह की अवस्था के बारे में चर्चा करने पर हम देखेंगे। लेकिन अभी हम उच्च और नीच राशि की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको एक उच्चांश और नीचांश के बारे में बता देना चाहता हूं। उच्चांश और नीचांश क्या है कि सूर्य देव की जब हम बात करेंगे तो मेष राशि में उच्च राशि के तो होते हैं, लेकिन 10 अंश उनका उच्चांश है। अर्थात अगर मेष राशि में सूर्य 10 राशि के आपको मिल जाए किसी की कुंडली में तो अति प्रभावी, सर्वाधिक प्रभावी उच्च राशि के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन किन्हीं अन्य अंशों पर होंगे तो इतने प्रभावी नहीं होंगे।
कम हो जाएगा उनका प्रभाव, और उसी हिसाब से फल कथन में हम अपने अंतर लाएंगे। इसी प्रकार से जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो वृष राशि में 3 अंश पर उच्चांश पर होते हैं अपने। मंगल की उच्च राशि मकर राशि, मकर राशि में 28 अंश पर मंगल उच्चांश पर होते हैं। अब अगर आप अवस्था के हिसाब से देखेंगे तो मंगल मकर राशि है, सम राशि है, और 28 अंश के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो यह बाल अवस्था हो जाती है इनकी। तो बाल अवस्था का ग्रह कमजोर ही होता है, लेकिन जब आप उच्च राशि के हिसाब से देखेंगे तो यह उच्चांश प्राप्त है इनको। बुध कन्या राशि में उच्च राशि के होते हैं और 15 अंशों पर उच्चांश को प्राप्त करते हैं। गुरु कर्क राशि में 5 अंश पर अपनी उच्च राशि अपने उच्चांश पर होते हैं, जबकि शुक्र मीन राशि में 27 अंशों पर सर्वाधिक अच्छे परिणाम प्रदर्शित करते हैं। उच्च राशि में भी उनका उच्चांश 27 है। शनि तुला राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं और 20 अंश के होने पर अपने उच्चांश पर होते हैं। देखिए, शनि का उच्च राशि में होना बहुत दिनों पर घटित होने वाली घटना है। क्यों? कि शनि 2.5 वर्षों में तकरीबन एक राशि को पार करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि तुला राशि में शनि उच्च राशि के हुए, तो वह समय जिस समय की यह 2.5 वर्ष बीते जिसमें कि शनि तुला में थे, जितने भी बालक उत्पन्न होंगे उसमें शनि उच्च राशि के हो जाएं, वो कुंडली में लग्न की व्यवस्था के अनुरूप आपके लिए कारक मारक प्रभावी ग्रह हैं कि नहीं, यह दूसरी चर्चा है, लेकिन उच्च राशि के तो रहेंगे। और अगर 20 अंशों पर हैं तब तो उच्चांश को भी प्राप्त हो। लेकिन पुनः यह घटना अगर आप गिनिए तो 2.5 साल गुणे 12 अर्थात जब एक बार तुला से निकलेंगे तो और 27.5 वर्ष बिताने के बाद यहाँ आएंगे। लेकिन चंद्रमा के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वृष राशि में चंद्रमा उच्च राशि की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, हर 27 दिन में 12 राशियों को पार करते हैं, तो हर कुछ समय पर हर महीने एक बार अपनी उच्च राशि से गुजरते हैं। ग्रहों की गतियों में यह अंतर फल कथन में हम जरूर ध्यान में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अनुरूप उन ग्रहों के प्रभाव हुआ करते हैं। ठीक, अब बच गए राहु और केतु। तो राहु और केतु को मिथुन राशि और धनु राशि में उच्च राशि का मानते हैं। दोनों के लिए उच्चांश 15 अंश ही है। स्वग्रही की चर्चा करते समय हमने यह बात की थी कि राहु या केतु का स्वामित्व प्रतीकात्मक है, फल कथन के दौरान के लिए हम इसे धारण करते हैं। उसी प्रकार से इनकी उच्च और नीच राशियां भी प्रतीकात्मक है। और अगर आप ध्यान दें तो मिथुन और धनु जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जब मिथुन में राहु होगा तो केतु कहां जाएगा? धनु में। तो अर्थात अगर वो उच्च होंगे तो एक साथ हो जाएंगे। मतलब ये दोनों ग्रह चूंकि सदैव एक दूसरे के सामने ही रहते हैं, तो यदि एक अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा हो जाएगा। और अगर एक का 15 अंश है तो दूसरे का भी 15 ही होगा उस समय पर। तो राहु या केतु का भी अच्छा होना या बुरा होना बहुत समय पर घटित होने वाली घटना है। क्यों? क्योंकि ये 1.5 वर्ष तकरीबन एक राशि में बिताते हैं, तो 16.5 वर्ष के बाद फिर से घटित होगी घटना। उसमें से भी 15 अंश पर होना थोड़े समय की घटना है। क्यों? क्योंकि 1.5 वर्ष में 30 अंश कोई ग्रह चल रहा है, तो उसी 1.5 वर्ष में आने वाले दिनों की संख्या और ये 30 अंश को लेकर आप कितने दिन एक अंश में रहेगा वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि चर्चाओं के दौरान गणित में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए मैं उधर नहीं ले जा रहा हूं।
अब चूंकि इस वीडियो में हम उच्च और नीच राशि की चर्चा करने वाले थे, मैंने उच्च राशि के साथ आपको उच्चांश भी बता दिए। अब आइए नीच राशि देखते हैं। इन्हीं ग्रहों की नीच राशियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सूर्य की नीच राशि तुला राशि हो जाती है, और तुला राशि में उसी अंश पर 10 अंश जिसकी हमने बात की, यह नीचांश हो जाएगा इनका। मतलब जहां पर ग्रह उच्च का है उससे ठीक सप्तम भाव में उसी अंश पर नीचांश का ग्रह हो जाएगा। और नीच राशि में भी अशुभता का पैमाना नीचांश को मान लीजिए, नीचांश पर है तो सर्वाधिक अशुभ, और उससे जितनी दूर होगा उसी हिसाब से उसकी अशुभता कम करती जाएगी। तो इस हिसाब से चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि के हो गए, और मंगल कर्क राशि में नीच राशि के हो गए। उसी उच्चांश पर इनका नीचांश बन जाएगा 28 अंश। बुध मीन राशि में नीच राशि के हो जाएंगे, जबकि गुरु मकर राशि में नीच राशि के हो जाएगा। शुक्र की उच्च राशि मीन है तो कन्या राशि में नीच राशि के हो जाएंगे। शनि जिनकी की उच्च राशि तुला है, उनकी मेष राशि नीच राशि हो जाएगी। और राहु केतु के लिए भी यही नियम प्रभावी होगा। तो मिथुन और धनु हमने कहा था, तो धनु और मिथुन कर लीजिए इस बार। अब आप पुनः देखिए, नीच राशि भी इनकी एक साथ ही घटित हो रही है, और उच्चांश और नीचांश सदैव समान है। इस प्रकार से किसी ग्रह की उच्च राशि या नीच राशि का विवेचन हमने किया, जिसका फल कथन में बहुत प्रभाव रहता है। अगर आप यहां पर एक बहुत रुचिपूर्ण बात देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। उच्च राशि में बैठा ग्रह अपनी नीच राशि को देखता है, और नीच राशि में बैठा ग्रह अपनी उच्च राशि को देखता है। मतलब कोई भी चीज पूरी तरह से शुभ या अशुभ नहीं है। शुभत्व में कुछ न कुछ अशुभत्व होता है। फल कथन में उसकी गणना, उसका प्रभाव विश्लेषण में लिया जाना चाहिए। और कुछ अन्य बातें भी हैं इनके साथ, जैसे कि गुरु और मंगल के लिए हमने देखा, गुरु की उच्च राशि मकर और गुरु की उच्च राशि कर्क और मंगल की उच्च राशि मकर, और नीच राशियां इनके उलट। तो अगर गुरु और मंगल की युति की हम जब बात करते हैं और विशेष अवस्था में किसी प्रकार ये दोनों ग्रह कर्क या मकर राशि में युति बना लेते हैं, तो देखने में गुरु और मंगल की युति शुभ कही जाती है, सदैव अच्छी मानी जाती है। लेकिन कर्क या मकर राशि में बनने पर यह युति सदैव एक ग्रह को नीच राशि का भी बना देगी साथ में। तो बहुत अच्छा दिखने वाला संयोग कुंडली में घटित हो रहा है, लेकिन अपने साथ एक छिपी हुई अशुभता का भी द्योतक है। ऐसी अन्य बहुत सारी बातें हैं जिसको हम बारीकी से विश्लेषण करने पर देख सकते हैं, जिनकी चर्चा जरूर हम अपने किसी अन्य सत्र में करेंगे। लेकिन आज इस सत्र को मैं यहीं विराम देता हूं, जिसमें कि हमने ग्रहों की उच्च राशि नीच राशि देखी। अब स्वग्रही के साथ आपको उच्च राशि और नीच राशि के बारे में भी पता है, और इस प्रकार से अगर हम देखें तो उच्च राशि का ग्रह होना अति शुभ, स्वग्रही ग्रह होना बहुत अच्छा, और नीच राशि में अशुभता प्राप्त होती है। यहां एक बात पुनः मैं आपको बताता हूं। देखिए, यह एक और रुचिपूर्ण बात है। बुध के बारे में सोचिए। बुध का स्वामित्व है मिथुन राशि और कन्या राशि, और उच्च राशि कन्या राशि। तो बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो यदि कन्या राशि में स्वग्रही हो जाए तो वह उच्च राशि ही हो जाते हैं, जबकि अन्य सारे ग्रहों के साथ ऐसा नहीं है।
इस प्रकार ज्योतिष में जो सूक्ष्मता है वह इन बातों पर निर्भर है कि आप सिद्धांतों को कितनी भली प्रकार से अनुप्रयोग कर रहे हैं। किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय इन सिद्धांतों का भली प्रकार ध्यान करके फल कथन को किया जाना चाहिए, जिससे कि वो प्रभावी, यथार्थ और उपयोगी हो। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं और आग्रह करता हूं कि यदि इस वीडियो में आपको कुछ उपयोगी लगा तो अवश्य इसको अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ साझा कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।